हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेईके सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 20th है। ठीक है, हमने आपको 19th लेक्चर तक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। और आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली आपके सामने डिस्कस कर भी दी है, जिसका नाम है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उम्मीद है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी जो पूरी उसका जो फॉर्मेट है, कैसे कैसे वो चेंजेस होती है और कैसे कैसे वो फॉर्मुलेटेड है, फॉर्मूला उसका कैसे बना। लास्ट में आपको ये दो नोट पॉइंट लिखवाए थे, आपको याद होगा ये दो नोट पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको कि इस फॉर्मूले में क्या क्या है और कौन से वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे में लिखवाया था हमने कि न्यूमेरिकल वाले केस में हम लोग अगर अपनी कैलकुलेशन को इजी करना हो, आसान करना हो, तो हमें क्या करना है इसके लिए। ओके, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग दो न्यूमेरिकल से। ओके, आप लोग सभी स्टूडेंट अपनी अपनी NCERT की बुक ओपन कर लें और मैं आप लोगों के सामने दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक NCERT एग्जाम्पल और एक NCERT इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में जब भी कराऊँ आपको तो उसके लिए आप लोग अपने सामने NCERT की बुक जरूर रखें, क्योंकि अगर आपके सामने बुक होगी तो आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जो उसके अंदर वैल्यूज़ गिवन है उन्हें भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए बुक का होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए फिर ओके स्टूडेंट, आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी NCERT की बुक और उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2.6। ठीक है, 2.6 नंबर का एक ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आपको इसी टॉपिक के ऊपर हम मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 2.6। इसे आप लोग थोड़ा सा फोकस करके देखें और सुने क्या लिखा है एग्जाम्पल में। अगर ध्यान से पढ़ें आप लोग, 2.6 में लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट रूम टेम्परेचर इज 0.850 बार। सोलवेंट मतलब प्योर बेंजीन का मतलब सोलवेंट गिवन है। कहा है इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, और जब जब प्योर बेंजीन की बात होती है तो इसका मतलब ये सिंबल लगेगा P0, 0.850 बार। बार प्रेशर की यूनिट होती है, बार, एटमॉस्फेयर, पास्कल, ये सारी प्रेशर की यूनिट है। आगे लिखा हुआ है ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी भाप ना बन सके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयंस में ना टूट सके। ठीक है, एक नॉर्मल सा सॉल्यूट है, अभी इसकी बात हो रही है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग, वेट वाला वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम पर मोल। अब ये तो वेपर प्रेशर दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा गैप छोड़कर एक पॉइंट यहां लिख रहा हूं, सोल्यूट के रिगार्डिंग यहां पर दे रखा है सोल्यूट का मास W इज इक्वल टू 0.5 ग्राम, कि 0.5 ग्राम सोल्यूट बेंजीन में W2 इज इक्वल टू 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया और
बेंजीन का मोलर मास M2 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल गिवन है, न्यूमेरिकल में गिवन है, दे रखा है इन्होंने, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या कहा इन्होंने, जैसे ये सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, ये सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया तो क्या कहा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PS वो हो गया 0.845 बार। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी। ये तो इंफॉर्मेशन उसने न्यूमेरिकल में गिवन है। ओके, तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा ये बताना आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूछा है। ठीक, सब कुछ गिवन है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूट के बारे में दे रखा है सब कुछ, और ये सॉल्वेंट के बारे में। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन से तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो N1 कर सकते हो फाइंड आउट। N1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन M1, और भाई इस इंफॉर्मेशन से आप पता लगा सकते हो N2, और N2 इज इक्वल टू 39 अपॉन 78। N1 N2 पता लग गई। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला है, P0 माइनस PS अपॉन P0, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले, क्या दिक्कत हो रही है, इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला, और इसमें से हमें यहां से क्या करना है, N1 को नेग्लेक्ट। क्यों करना है नेग्लेक्ट, हमने कहा था आपको नोट पॉइंट में कि अगर आपको सॉल्यूट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ लिया जाए, N1, M1, W1, कुछ भी सॉल्यूट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ ले, तो आपको अपॉन में से इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और तब जाकर आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला बन गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ओके, N1 N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और P0 और PS की वैल्यू, P0 की वैल्यू है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 हो गया, इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, N1 की वैल्यू है 0.5 अपॉन M1, और N2 की वैल्यू 39 अपॉन 78। बस इसे एडजस्ट करना है, इसमें से इसे करना है सब्सट्रैक्ट, जो बचेगा। ठीक, वैसे क्या बच रहा है, ये बच रहा है 0.05, ये बच रहा है, अपॉन में बच रहा है 0.850 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो जाएगी सबसे ऊपर और ये वैल्यू आएगी अपॉन में, मतलब 0.5 इंटू 78 अपॉन M1 इंटू 39, और ये आपको करना है फाइंड आउट। तो आप इसे सोल्व करिए,
एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, फाइंड आंसर। ओके, तो इतना आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और जो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, उसे अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और अब मैं एक इसी टॉपिक के ऊपर, ये तो था एग्जाम्पल, इसी टॉपिक के ऊपर इंटेक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ। और इंटेक्स में आप लोग आ जाइएगा, इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2.9, इंटेक्स का 2.9 क्वेश्चन, इसे नोट करिए आप लोग पहले। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी, और पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और नोट करना है। तो अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2.9 फ्रॉम इंटेक्स्ट, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, 2.9 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, हर नंबर का एक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है इसके अंदर। ये है इंटेक्स्ट 2.9। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इंटेक्स 2.9 क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप सभी बच्चे अगर अपनी अपनी बुक में देखें, एनसीईआरटी की बुक है इंटेक्स क्वेश्चन 2.9, क्या लिखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। आसान और इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है? P नोट इज इक्वल टू 23.8 mmHg, ये भी प्रेशर की यूनिट है। ओके स्टूडेंट, क्या लिखा है? 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इधर ध्यान से, कहा कि सोल्यूट W1 इज इक्वल टू 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2, ये होता है फॉर्मूला यूरिया का। ठीक है, लिख सकते हैं यूरिया है ये। 50 ग्राम ऑफ यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। 50 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है सॉल्वेंट वाटर के अंदर। W2 इज इक्वल टू 850 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑफ वाटर। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक, सब कुछ गिवन है। पूछा क्या है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के लिए वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना आपको mmHg में। मतलब आपको निकालना है सॉल्यूशन के लिए PS की वैल्यू। इंफॉर्मेशन आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। यहां से N1 निकलेगा, यहां से N2 निकलेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करिएगा। स्टेप नंबर 1 में आप केवल मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान करनी है हमें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x1 इज इक्वल टू होता है n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो x1 इज इक्वल टू n1, n1 की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये रही W1 अपॉन m1 मतलब 50 अपॉन 60, और n1 की 50 अपॉन 60 प्लस 850 अपॉन 18। तो बच्चों यहां से तो आप फाइंड आउट करोगे x1। पहले स्टेप में x1 निकालना है आपको। स्टेप नंबर 2 इस न्यूमेरिकल का स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है, अब करना है फाइंड PS। अब आपको PS निकालना है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, x1, और अब PS क्या फॉर्मूला है, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू x1। x1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और बाकी सारी वैल्यू आपको दे रखी है। तो पुट ऑल वैल्यूज गिवन एंड फाइंड PS। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको टॉपिक समझाने के लिए। और अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आप लोग वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इस पूरे न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 को नोट कर ले। ये गिवन वैल्यूज है यहां से लेके यहां तक। स्टेप 1 में हमने x1 फाइंड आउट किया और स्टेप 2 में हमने PS फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करिएगा, ठीक है, समझिएगा और अच्छे से इस न्यूमेरिकल को नोट करिएगा। कैलकुलेशन में, हर न्यूमेरिकल में आपको बोलता हूं, कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ये आपकी प्रैक्टिस है। ओके, तो करिए नोट आप लोग इसे बच्चों। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपको आपके ग्रुप में एक MCQs शीट सेंड की है, उसमें आप लोग देखेंगे आपको इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए, नीट में और जेई में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 2, नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे वहां पर VP हमने लिखा था शॉर्ट में, ऐसे हमने लिख दिया यहां पर BP स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट। वैसे BP का मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर है बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहना है क्या, कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है बॉईल करने के लिए। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी के बारे में बात करनी है। तो क्या, व्हेन सम amount of solute is added
in a pure solvent, in a pure solvent the boiling point of solution, obviously solute ऐड करने पर solution बनेगा ही बनेगा. Boiling point of solution is increased. It is called elevation in boiling point. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो क्या कहा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution. अब आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ रही होगी कि सर वहाँ तो आपने मोल फ्रैक्शन लिया, यहाँ पर मोलैलिटी ली. तो इस बात के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? पहले कंप्लीट कर दे, उसके बाद बताऊंगा. और आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी सर हमने अगर मोलैलिटी ले सकते हैं तो मोलैलिटी क्यों नहीं ली, नॉर्मेलिटी क्यों नहीं ली? ठीक है, तो ये इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके सामने दूंगा. बहरहाल मोलैलिटी कहने का मतलब यहां भी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि जितनी भी कंसंट्रेशन के पैरामीटर्स हैं वो सभी सोल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करते हैं. अब अगर ये बात आप लोग माने, क्या अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट जैसे प्योर वाटर, अगर प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो टी नोट, जैसे वहां पर पी नोट, टी नोट, लेकिन ध्यान रहे टी नोट और नीचे मैंने लिख दिया बी, स्मॉल बी. बी का मतलब बॉइलिंग, क्योंकि एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वहां पर आएगा, वहां भी टी नोट आएगा, लेकिन वहां पर आएगा टी नोट एफ. एफ का मतलब फ्रीजिंग. फ्रीजिंग और बॉइलिंग को अलग अलग शो करने के लिए, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपना सिंबल क्या बनाया? टी नोट मतलब प्योर के लिए, और बी का मतलब बॉइलिंग. ऐसे ही अगर मैं कहूं दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा टी एस. एस का मतलब सॉल्यूशन और बी का मतलब बॉइलिंग. ठीक है, ये तो है सिंबल. ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग, जैसे बिल्कुल वहां पर था. अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कौन सी है? देखिए इन दोनों में टीएस बी लार्जर है टी नोट बी से. क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ. इंक्रीज का मतलब इनिशियल वैल्यू छोटी रही होगी और फाइनल वैल्यू बड़ी, तभी तो ऐसा हुआ होगा. तो ये बड़ा है और ये छोटा है. और अगर हमें निकालना है एलिवेशन, और एलिवेशन का मतलब हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? बढ़ोतरी हिंदी में और इंग्लिश में इंक्रीमेंट. एलिवेशन का मतलब बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी हुई. तो इस चीज को कैसे निकालेंगे? का बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू. तो जब जब हम लोग यहां पर निकालेंगे एलिवेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी एस बी माइनस टी नोट बी. ये हुआ एलिवेशन. जैसे वहां पर वो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर था, ऐसे ये इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी. इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, डिफरेंस को, इज इक्वल टू कांस्टेंट के बी
और इंटू एम, एम का मतलब मोलैलिटी, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट मैं फाइनली और बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको सबको पता है बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट का वेट इनटू 1000 अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इनटू सोलवेंट का वेट। होता नहीं होता है फॉर्मूला, होता है ना। तो इसीलिए फाइनल फॉर्मूला जो आपका बनेगा, आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ये हुआ W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ओके, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए ये हो जाएगा आप लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फाइनल फॉर्मूला। अब इनमें कौन कौन से कंपोनेंट को क्या क्या बोलते हैं, इसे मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को यहां से लेके यहां तक अच्छे से लेकिन समझ के नोट कर लेना, ठीक है। अभी केवल आप लोग नोट करिए, थोड़ा सा और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। करिए नोट। तो उम्मीद है वीडियो स्टॉप करके आपने पूरा पोर्शन नोट कर लिया होगा, ये डेफिनेशन, ये पॉइंट और ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक का, और फाइनली वो। अब एक बार आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर ये जो कंपोनेंट्स हैं इस फॉर्मूले के, वो क्या क्या है, क्योंकि इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। देखिए इस फॉर्मूले में, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूले को। आपने तो लिख ही रखा है, लेकिन आप लोग बस इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। TSB माइनस T0B इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। यहां पर इस कॉन्सेप्ट में TSB, T0B, KB, तीन तो ये, और उसके बाद में बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो क्या है, W1, M1, W2। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और ये है वेट ऑफ सोलवेंट केजी में। केजी में दिया होगा तो 1000 यूज नहीं करेंगे, ग्राम में दिया होगा 1000 यूज करेंगे। ये बात क्लियर है, ये पहले से क्लियर है बात। इसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। और डेल्टा टीबी को हम लोग बोलते हैं, बल्कि इसे मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा टीबी को इनके साथ ही, इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और फाइनली केबी का नाम क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, और करके लिख रहा हूं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। किस बात पर डिपेंड करता है,
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझ गए। और डिफरेंट फॉर एवरी सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट के लिए अलग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, बाकी तो हमने आपको पूरा नोट करा ही दिया है। फाइनली इसे नोट करिए, इसके लिए ग्राफ बनता है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे। पहले एक ग्राफ है और थोड़ा सा एक दो पोर्शन और है इसके अंदर, एक दो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर 3 या 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको इस टॉपिक के ऊपर। नीट में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, जेईई में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे इस टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।